प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चर्चा के पूर्व सांख्यिकी का अर्थ, आंकड़ों की प्रकृति, आंकड़ों का सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, सामान्य प्रसंभाव्यता वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप और प्रसरण के विभिन्न मापों से परिचित होंगे। तो आइए आगे हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी की इकाई 4 में आनुमानिक सांख्यिकी के अंतर्गत टी परीक्षण का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन का, इस पाठ का जो उद्देश्य है वह है टी परीक्षण का संप्रत्यय जानना, टी परीक्षण की पूर्व कल्पनाएं समझना, 2 प्रकार के टी परीक्षण का परिचय प्राप्त करना, सहसंबंधित और असहसंबंधित टी परीक्षण, साथ ही स्वतंत्रता के अंश का संप्रत्यय समझना और असहसंबंधित टी परीक्षण विधि के द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण का तरीका सीखना। तो ये सर्वप्रथम आप चर्चा कीजिए कि टी परीक्षण क्या है। टी परीक्षण एक प्राचलिक सांख्यिकी विधि है और 2 समूहों के मध्यमानों की तुलना के लिए यह बेहद लोकप्रिय विधि है। न सिर्फ मनोविज्ञान, अन्य सामाजिक विज्ञानों और शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का अधिकतर उपयोग किया जाता है। यह एक पैरामीट्रिक मेथड है, अर्थात प्राचलिक सांख्यिकी है। इसका अर्थ यह है कि जब आप आंकड़े प्राप्त करते हैं किसी समूह से, तो विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स के नियम होते हैं। उन नियमों का अध्ययन आपने किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि यदि आपने उन नियमों के आधार पर वो आंकड़े प्राप्त किए हैं तो निश्चित रूप से आप पैरामीट्रिक सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं। और टी परीक्षण एक प्रकार की पैरामीट्रिक सांख्यिकी की विधि है। टी परीक्षण का आशय एक ऐसे विधि से है जिसमें 2 समूहों के बीच जो अंतरों की जांच की जानी है, वहाँ आपने जो पूर्व कल्पना बनाया है उस अंतर हेतु, मान लिया आपने शून्य परिकल्पना का निर्माण किया कि दोनों समूह में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। तो दोनों समूहों में सार्थक अंतर नहीं होगा, यह आप कैसे जानेंगे? आप उन समूहों से किसी परीक्षण पर, किसी चर पर आंकड़े प्राप्त करेंगे। उन आंकड़ों के बीच में अंतर जानने के लिए टी परीक्षण का उपयोग करेंगे। तो टी परीक्षण का उपयोग करने के बाद यदि आपको जो अंतर प्राप्त हुआ है वह जो आवश्यक मूल्य है, एक टेबल जो इस प्रस्तुतिकरण के अंत में आप देखेंगे, उस टेबल में जो आवश्यक मूल्य है उन मूल्यों से यदि अधिक प्राप्त होता है आपका टी मूल्य, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आपका अंतर सार्थक है। और यदि जो आपने तय किया है जिस स्तर पर, यदि उस स्तर पर आवश्यक मूल्य से कम आपका प्राप्त मूल्य है टी परीक्षण, तो आप कहेंगे कि अंतर सार्थक नहीं है और हम शून्य परिकल्पना को स्वीकार करते हैं। टी परीक्षण के यदि शब्द पे हम जाएं, टी परीक्षण के इतिहास पे जाएं, तो इसे सबसे पहले W.S. गोसेट ने विकसित किया। गोसेट जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने उन्हें यह अनुमति नहीं दी कि वे स्वयं के नाम से कोई परीक्षण विकसित करें, तो उन्होंने एक छद्म नाम का उपयोग किया, स्टूडेंट। और इसीलिए 1908 में जब इन्होंने विकसित किया तो इसे स्टूडेंट टी के ही नाम से जाना जाने लगा। बाद में आर. फिशर नामक वैज्ञानिक ने इसे अधिक विकसित किया और इसकी कई ढंग से व्याख्याएं भी की। टी परीक्षण का उपयोग करते समय आपको ध्यान रखना होता है कि आप कुछ पूर्व शर्तों का पालन करें। न सिर्फ टी परीक्षण बल्कि किसी भी सांख्यिकी विधि के उपयोग के समय आपको कुछ पूर्व कल्पनाओं का, कुछ शर्तों का पालन करना होता है। तो टी परीक्षण है तो क्या शर्तें हैं, ध्यानपूर्वक देखें। पहला वही कि जब आपने आंकड़े प्राप्त किए हैं वे आंकड़े कम से कम
अंतरित स्तर पे हो, जिन आधार पर आप तुलना कर रहे हैं, और जिन समूहों के बीच में तुलना कर रहे हैं, अर्थात समूह जिस आधारों पर बटे हुए हैं उसे हम स्वतंत्र कहते हैं, क्योंकि उन्हीं आधार पर समूहों में अंतर दिखाई दे रहा है। तो वो नॉमिनल या ऑर्डिनल हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम अंतरित स्तर पर प्राप्त आंकड़ों को भी डाइकोटोमी बना करके दो भागों में उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित करके उन आधारों पर भी तुलना करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बुद्धि, यदि आप बुद्धि के उच्च और निम्न दो स्तर बना लें, लेकिन बुद्धि का जो प्राप्तांक होगा वो अंतरित स्तर पर ही प्राप्त करेंगे किसी स्केल के माध्यम से आप, तो बुद्धि को दो वर्ग में बांट करके फिर बुद्धि के आधार पर आप विद्यार्थियों की चिंता देख सकते हैं। तो यहाँ आप कहेंगे कि इंटरवल स्तर पे जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उन्हें आपने दो वर्गों में बांटा, स्वतंत्र बनाया, और फिर उनके आधार पर जो आंकड़े प्राप्त किए आपने चिंता के लिए, चिंता देखा आपने, तो चिंता भी इंटरवल स्तर पर ही प्राप्त किया गया आंकड़ा था। तो यहाँ स्पष्ट रहे कि जो आश्रित चर है वो निश्चित रूप से अंतरित या अनुपातिक ही होना चाहिए। अनुपातिक का उपयोग यद्यपि कम ही होता है सामाजिक विज्ञानों में और मनोविज्ञान में, लेकिन जो स्वतंत्र चर है वो ऑर्डिनल नॉमिनल भी हो सकता है। दूसरा शर्त यह है कि दोनों प्रतिदर्श समूहों से प्राप्त आंकड़ों का वितरण सामान्य हो, अर्थात जो आंकड़े हों वो पूरे समूह में सामान्य रूप से वितरित हों। शोधकर्ता चाहे तो सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से इस वितरण की प्रसामान्यता की जांच भी कर सकता है। तीसरी शर्त है कि दोनों समूहों से मिले प्राप्तांकों के वितरण में समजातीयता होनी चाहिए, प्रसरण की समजातीयता होनी चाहिए, अर्थात दोनों समूह का प्रसरण लगभग बराबर हो। अगली शर्त यह है कि आंकड़ों का संग्रहण जिस प्रतिदर्श से किया जाए उसे यादृच्छिक रूप से चुना जाए और वह अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। किसी भी व्यवस्थित शोध कार्य में, वैज्ञानिक शोध कार्य में, हम किसी पूरे सामाजिक विज्ञानों में खास तौर पर हम पूरे जनसंख्या का अध्ययन नहीं कर सकते, तो हम उस जनसंख्या का एक प्रतिनिधि चुनते हैं प्रतिदर्श के रूप में। तो ध्यान रहे कि यदि आप पैरामीटर का पालन कर रहे हैं तो आपको किसी यादृच्छिक मेथड के माध्यम से, यादृच्छिक विधि के ही माध्यम से प्रतिदर्शों का चयन करना है। यदि आपने प्रतिदर्शों का चयन इस तरह से नहीं किया तो निश्चित रूप से आपका प्रतिदर्श प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं कहा जाएगा और उनसे जो प्राप्त आंकड़े होंगे वह टी परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। और साथ ही आपको प्रतिदर्श का आकार रीजनेबली थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए ताकि जो वेरिएंस मिले वह वेरिएंस पर्याप्त हो। टी परीक्षण करते समय आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य पे ध्यान देना होता है कि जो आपने समूह का आकार बनाया वह समूह निर्धारित करता है कि टी की कितनी मात्रा चाहिए, टी कितना बड़ा हो कि वह सार्थक कहा जाएगा। यह जो समूहों का आकार है, अर्थात दोनों समूहों में जो संख्या है वही संख्या ही मिलकर निर्धारित करती है कि उस समूह में वेरिएंस का, अर्थात प्रसरण के स्वतंत्रता का स्तर क्या है, तो उसी आधार पर निर्धारित होता है स्वतंत्रता का अंश। इसे आप समझने के लिए एक उदाहरण से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि आपको मान लिया 10 प्रश्नों का हमने एक सेट दिया उत्तर के साथ और आपको कहा कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब आप 9 प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे तो आप यह पाएंगे कि 10वें प्रश्न का उत्तर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात 9 प्रश्न तक सभी प्रश्नों के पास यह चॉइस था कि वो कुछ उत्तर चुन सकते हैं, लेकिन 10वें प्रश्न के पास कोई चॉइस नहीं होता, वह पूर्व निर्धारित होता है। 10वें प्रश्न का उत्तर पूर्व निर्धारित होता है, आपको अलग से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात उन 10 प्रश्नों में से 9 प्रश्नों के पास ही इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपने उत्तर को वेरी कर सकते हैं, अर्थात अपने उत्तर को
चुन सकते हैं। उसी तरह से सांख्यिकी में भी जब हम प्राप्तांकों की बात करते हैं तो एक उदाहरण आप समझें कि यदि मान लीजिए कि आपने 20 विद्यार्थियों का एक समूह लिया और उनके प्राप्तांकों की गणना कर रहे हैं, तो 20 में से यदि उनका मध्यमान पहले से आपको ज्ञात है तो 20 में से 19 प्रतिभागियों का यदि आपने प्राप्तांक ज्ञात कर लिया तो 20वें प्रतिभागी का प्राप्तांक स्वतः ज्ञात हो जाएगा मध्यमान के आधार पर और उन बाकी 19 प्रतिभागियों के प्राप्तांकों के आधार पर। इस प्रकार आप देखते हैं कि समूहों का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही वेरिएंस मिलेगा, हमें उतना ही प्रसरण ज़्यादा प्राप्त होगा। जब हम शोध हेतु एक डिज़ाइन बनाते हैं तो शोध रिसर्च डिज़ाइन का एक प्रमुख उद्देश्य भी ये होता है कि हम वेरिएंस बढ़ाएं, प्रसरण बढ़ाएं। तो आप जितना बड़ा रखेंगे समूह का आकार उतना ही प्रसरण बढ़ेगा। आगे आप देखें कि यदि इस आधार पर आपका टी मूल्य जो प्राप्त है वह आवश्यक मूल्य से कम है तो आपका अंतर सार्थक नहीं माना जाएगा और आवश्यक मूल्य से अधिक है तो सार्थक माना जाएगा। इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। ध्यान देने योग्य है कि टी दो तरह का होता है, पहला असहसंबंधित समूह और दूसरा सहसंबंधित समूह। सहसंबंधित समूह एक ही समूह से प्राप्त आंकड़ों से प्राप्त जो दो सेट होंगे आंकड़ों के, उनके बीच जब टी परीक्षण निकाला जाएगा, ज्ञात किया जाएगा तो उसे सहसंबंधित टी परीक्षण कहा जाएगा, अर्थात एक ही समूह से प्राप्त आंकड़े। और दूसरा जो हमने चर्चा किया कि यदि असहसंबंधित समूह अर्थात दो अलग अलग समूहों से प्राप्त आंकड़ों पर आप टी परीक्षण का उपयोग करते हैं तो यह असहसंबंधित टी परीक्षण कहा जाएगा। इस सूत्र में आप बड़े स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पे टी बराबर क्या है, डी अपान सिग्मा डी। टी वही टी का संकेत है, डी मध्यमानों में अंतर है और एस सी डी क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, मध्यमानों के अंतर की प्रमाणिक त्रुटि है। सूत्र का विवरण बड़े स्पष्ट रूप में दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। इस आधार पर आप यह अच्छे भली भांति समझ सकते हैं कि दो मध्यमानों में जो अंतर है उसकी सार्थकता 4 महत्वपूर्ण तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, दोनों समूहों का मध्यमान। देखें, अब जिस तरह का मध्यमान होगा वैसा ही दोनों समूहों के मध्यमान का अंतर प्राप्त होगा। तो मध्यमानों का अंतर, दोनों प्रतिदर्श समूहों के मानक विचलन जिस तरह का होगा वैसे ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आएगा, अर्थात मध्यमानों के अंतर की प्रमाणिक त्रुटि आएगी। और साथ ही समूहों का आकार, यदि प्रतिभागियों की संख्या, जैसा हमने चर्चा किया कि प्रतिभागियों की संख्या हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्रसरण बढ़ेगा और जो एरर है, अंतर है, वह ये प्रमाणिक त्रुटि है वह कम होगा। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से टी परीक्षण समझते हैं। पहला, जिसमें कि आपको पहले से मध्यमान और मानक विचलन दिया हुआ रहता है। सूत्र बिल्कुल सीधा है कि आपको पहले मध्यमान से दूसरे मध्यमान को घटाइए। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यह 4 जो आया है इसे माइनस आना चाहिए अगर आप गणितीय विधियों से घटाएंगे तो, लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य प्लस या माइनस देखना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि दोनों समूहों के बीच का अंतर क्या है, उसका आकार क्या है, मात्र इतना। फिर दूसरा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन देखने के लिए जो ये अलग से सूत्र दिया हुआ है कि पहला स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या है, फिर दूसरा क्या है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, उसको स्क्वायर किया आपने और उसको अंडर रूट कर दिया तो स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकल के सिग्मा डी निकल के आ जाएगा। अब ये एसईएम को निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। आपको जो पहला एसडी दिया हुआ है 7,
और पहला n जो दिया हुआ है 40, इन दोनों के माध्यम से निकल जाएगा, यानी 7/√40, ठीक है, बराबर 1.11। इसी तरह से दूसरा आपने निकाल लिया 10 और 60 के आधार पर। अब उन दोनों को इस सूत्र में आपने रख दिया तो प्राप्त हुआ 1.70। अब 4 में भाग दे दीजिए, जिस तरह से आपको सूत्र में पीछे बताया गया था कि d/σd। तो ये d 4 है, ये 4, और सिग्मा d क्या प्राप्त हुआ 1.7, प्राप्त हुआ 2.35। df कितना है, पहले समूह में है 40, दूसरे समूह में है 60। 40 में से 1 घटाइए, 60 में से 1 घटाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, 98 आएगा। और आगे जाके आप देखेंगे कि 98 df जो कि 100 के आसपास है, वहाँ पे जो आवश्यक मूल्य है वह 1.98 है। और किस पर, 0.05 स्तर पे, ये 0.05 स्तर पे, इसलिए यहाँ लिखा है कि P क्या है, 0.05 स्तर पे सार्थक है। जबकि दूसरा जो हम सार्थकता का स्तर चुनते हैं मनोविज्ञान में 0.01, उस पे जो आवश्यक वैल्यू है वह 2.65 है। तो 2.65 से कम है हमारा, इसलिए हम 0.05 पे इसे सार्थक मानेंगे। तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि जो लड़के और लड़कियों का उपलब्धि परीक्षण है वह एक दूसरे से सार्थक रूप से अलग है, लेकिन यह अंतर जो है सार्थकता के निम्न स्तर पर ही है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, इसमें आपको स्वयं मध्यमान और मानक विचलन की गणना करनी है। इसलिए हमने कहा था शुरू में ही कि आपको पूर्व से ही जो केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मान हैं और प्रसरण के जो मान है वेरिएंस के, जिसमें SD QD AD है, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप टी परीक्षण की गणना कर पाएंगे। तो आप देखिए, आपने समूह 1 में जिसमें 10 लोग शामिल हैं उनके प्राप्तांक, उसी तरह से समूह 2 में 10 लोग शामिल हैं उनके प्राप्तांक, इनके प्राप्तांकों के कुल सिग्मा निकालने के बाद आप आराम से यहाँ पे मध्यमान की गणना कर सकते हैं। मध्यमानों की गणना के पश्चात आपने सिग्मा की गणना की, अर्थात मानक विचलन की गणना की। मानक विचलन की गणना का सूत्र आपने पूर्व में अध्ययन कर लिया होगा। दोनों की गणना के पश्चात आप पुनः टी परीक्षण के सूत्र में आएंगे, जहाँ टी परीक्षण का सूत्र क्या कहता है, इस प्रकार देखिए, जब आपने गणना कर लिया तो आपको प्रथम समूह में मध्यमान, मानक विचलन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और n, ये चारों आंकड़े जो चाहिए वे प्राप्त हो गए। उसी तरह से दूसरे समूह के भी जो चारों आंकड़े चाहिए वे प्राप्त हो गए। अब देखिए, सूत्र में रखने के बाद उन आंकड़ों को सूत्र में जब आपने रखा तो क्या प्राप्त हुआ आपको, टी प्राप्त हुआ 1.76। ये गणना आप कैलकुलेटर के माध्यम से बेहद आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको परीक्षाओं में कैलकुलेटर की पात्रता होती है। तो 1.76 जो प्राप्त हुआ है, और DF यहाँ कितना होगा, चूँकि 10-10 है दोनों समूहों में, अर्थात 10 - 1 + 10 - 1 बराबर 9 + 9 बराबर 18। तो देखिए 18 जो DF है, 18 DF पे कितना चाहिए, 0.05 स्तर पे 2.1 चाहिए, 2.1 चाहिए यहाँ पे, और 0.1 लेवल पे 2.88 चाहिए। तो हमारा जो प्राप्तांक है, हमारा प्राप्तांक 1.76 है, जो कि निम्न स्तर पर भी सार्थक नहीं है। तो यहाँ बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि हमारे लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी ज़रूरत पड़ती है, सार्थकता स्तर की भी समझ की ज़रूरत पड़ती है, और सूत्र की समझ की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही टी परीक्षण के लिए जो आवश्यक पूर्व कल्पनाएं हैं, जो एजम्पशंस हैं, उनको भी आपको जानना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टी परीक्षण को ठीक से समझा होगा। यदि नहीं तो आप निश्चित रूप से, आपको यहाँ कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ पुस्तकों का विवरण है। साथ ही ऑनलाइन आप यदि अध्ययन करना चाहेंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो
इस प्रस्तुतिकरण के शुरू में मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप संपर्क करके और विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आप सब अपने घर में अध्ययन करते रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।